नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जेपी नड्डा को लिखा खत। अपनी पार्टी के नेताओं के शर्मनाक बयान पर महिलाओं से माफी मांगे बीजेपी। आधार वोटर आईडी लिंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया निजता और बराबरी के अधिकार का उल्लंघन। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। 2024 के आम चुनाव पर मंथन। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। 19 साल बाद देश को मिला मेडल। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बीजेपी में हुए दो फाड़ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पीएम मोदी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के बयान से कांग्रेस गदगद है। आखिर राजनाथ सिंह के बयान से क्यों है परेशान पीएम मोदी? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी की, जो कांग्रेस के वार से है बेहाल। अब किस मामले में राहुल ने पीएम मोदी को घेरा, ये भी बताएंगे हम। साथ ही चर्चा करेंगे त्रिपुरा से लेकर कर्नाटक तक क्यों मचा है बीजेपी में घमासान। बात दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई की भी होगी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी हमलावर रहती है। लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रही है। पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग ही बयान दे डाला है। और अब इस बयान पर पीएम मोदी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है। तो आखिर कैसे बदल गए बीजेपी के सुर, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी हर मंच से पूर्व की सरकारों को जमकर कोसते हैं। वो इतिहास के पन्नों को पलटने में इस कदर माहिर हैं कि वो मनमोहन से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल तक जा पहुंचते हैं। चाहे चुनावी रैली हो या फिर सरकारी कार्यक्रम, वो नेहरू की नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। तभी तो उन्होंने जवानों के सामने पंडित नेहरू की आलोचना करने से इनकार कर दिया। एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं। मैं एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन मैं पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि नीति भले ही गलत रही हो लेकिन नीयत नहीं। रक्षा मंत्री के इस बयान ने साफ कर दिया है कि सियासत के लिए पीएम मोदी केवल पूर्व की सरकार को कोसते हैं। वो राजधर्म भूल अपने फायदे को महत्व देते हैं। इसे लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पीएम मोदी को नसीहत दी थी। बावजूद इसके उनकी जुबान से केवल आलोचना ही निकली है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कभी कभी कोरिया में चल रही लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और ये हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश का पहला प्रधानमंत्री देश के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो ये देश कैसे चलता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने केंद्र की घेराबंदी की थी। बावजूद इसके पीएम मोदी के हमले जारी हैं। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने उनके विपरीत बयान दे दिया है, जिसने पीएम की मंशा को जाहिर कर दिया है। राजनाथ सिंह के बयान से पीएम मोदी मुश्किल में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी भी मुश्किलों में घिरी नजर आ रही हैं। इस बार कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है कि स्मृति ईरानी का हर दांव फेल हो रहा है। स्मृति ईरानी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं, जबकि कांग्रेस पहले से ज्यादा और पक्के सबूतों के साथ स्मृति ईरानी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के हर वार से बीजेपी नेता बेहाल नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाने के बाद भी कांग्रेस के हमले जारी हैं। अब कांग्रेस ने गोवा के कोजुर गांव में स्मृति ईरानी के नाम से आलीशान मकान का पता लगाने का खुलासा किया है। कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक ट्वीट में दावा किया है कि सिली सोल्स के कैफे एंड बार से ये घर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें से एक में जुबिन ईरानी का नाम लिखा है, दूसरी तस्वीर में 65 लाख रुपए की जानकारी और घर का पता लिखा है।
आज सुबह एक और ट्वीट में कांग्रेस ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि स्मृति ईरानी की बेटी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। आगे कहा गया है कि इस अकाउंट पर गोवा बार के बारे में कई तस्वीरें थी। दरअसल जब से गोवा बार पर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को घेरा है, तब से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री की बेटी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो सिली सोल्स बार की ना तो मालकिन है और ना ही इसका संचालन करती हैं। दरअसल कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सिली सोल्स के कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज देकर लाइसेंस जारी करवाया है। इन आरोपों के बाद स्मृति ईरानी बैकफुट पर आ गई हैं। आज उन्होंने इस मामले में उनकी बेटी जोइश ईरानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। स्मृति ईरानी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी से भी स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की है। लगातार गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वाली स्मृति ईरानी अब बुरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में घिर चुकी हैं और कांग्रेस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। स्मृति ईरानी अब कांग्रेस के जाल में पूरी तरह से फंसती दिख रही हैं, इसलिए उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कांग्रेस तो पक्के सबूतों के साथ आरोप लगा रही है। इधर राहुल गांधी भी पीएम मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी को आईना दिखाया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध के स्वर गूंजे थे। खासकर बिहार में देश के युवाओं ने लगातार योजना को वापस लेने की मांग की, जिसमें विपक्ष ने भी युवाओं का साथ दिया। यहां तक कि संसद में भी विपक्ष ने इस योजना का विरोध किया, लेकिन सरकार ने युवाओं और विपक्ष दोनों की ही आवाज को नजरअंदाज किया और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जिसके बाद आज देश भर में अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा भी आयोजित हो रही है। इसके तहत यूपी के कानपुर में 17 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है, जिसमें 33,150 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस योजना को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट करते हुए लिखा, 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है। राहुल गांधी इस योजना का विरोध पहले दिन से ही कर रहे हैं और बार बार एक बात कही जा रही है कि देश की सुरक्षा को खतरा है और युवाओं का भविष्य भी खराब हो रहा है। आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए ली जा रही परीक्षा 3 शिफ्ट में हो रही है। हर शिफ्ट में 625 छात्र ही होंगे। ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और ये परीक्षा कई चरणों में 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी के सवालों पर पीएम मोदी की खामोशी राहुल गांधी के दावों को सच साबित करती है। वहीं आरोप तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर लगाए हैं। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के बीच तनातनी की खबरें नई नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उन्हें खुले तौर पर काम नहीं करने देती। वहीं आज एक बार फिर दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसने राजधानी के सियासी पारे को गरमा दिया है। आपके आरोपों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल को सत्ता से हटाना चाहते हैं पीएम मोदी। दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, तब से उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ उसका विवाद जारी है। कभी आप सरकार उपराज्यपाल पर दखल अंदाजी का आरोप लगाती है, तो कभी केंद्र पर काम रोकने का। अब एक बार फिर केजरीवाल और मोदी सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना को शामिल होना था। लेकिन कार्यक्रम से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि असोला भाटी में दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्थल पर कल रात पीएम की ओर से पुलिस भेजी गई। इस दौरान मंच पर पहले से लगे बैनर को फाड़कर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया गया। गोपाल राय ने कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल और मैंने नहीं जाने का फैसला लिया है। कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर 12 बजे होना था, लेकिन पुलिस ने स्टेज कब्जे में लिया और कार्यक्रम के बैनर हटा दिए गए। इसी जगह पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर लगाए गए हैं
गोपाल राय ने कहा कि इन पोस्टर को लगाने के साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर इसे हटाया गया तो कार्रवाई होगी। आप सरकार के मंत्री गोपाल राय के आरोप के बाद साफ है कि केंद्र के साथ एक बार फिर तकरार तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर ही लगाए जाने थे। आपके आरोप बेबुनियाद हैं। अब बीजेपी और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिलहाल तो पीएम मोदी सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं त्रिपुरा बीजेपी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन अंदरूनी कलह को लेकर नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, जिस कारण राज्य में बीजेपी कमजोर पड़ गई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को पद से हटाए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने त्रिपुरा के शिक्षा तंत्र की रीढ़ को ही खत्म कर दिया है। दरअसल विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कारण ना तो शिक्षक और न ही अधिकारी किसी की भी कोई रुचि सेवा में नहीं रही है। स्थानांतरण नीति और शिक्षा मंत्री के बेतुके फैसलों के कारण दक्षिण त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज बुनियादी शिक्षा परिवेश में इसका असर पड़ा है। विधायक ने इसके अलावा कहा कि समय समय पर बिना जमीनी स्थिति का आकलन किए शिक्षकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला कर दिया जाता है और हाल ही में बेलोनिया कॉलेज में भौतिक और शिक्षा के एकमात्र शिक्षकों को पद से हटा दिया गया। उनको पद से हटाए जाने को लेकर मैंने खुद मुख्यमंत्री मणिक साह से शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो उनको राज्य मंत्रिमंडल से निष्कासित करवाने के लिए मैं दिल्ली भी जाऊंगा, क्योंकि रतन लाल नाथ में मंत्री बने रहने की कोई योग्यता नहीं है। वहीं त्रिपुरा में माकपा के राज्य सचिव और केंद्रीय समिति के सदस्य जितेंद्र चौधरी ने भी शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को बर्खास्त करने की मांग की है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेती है, किस तरह पार्टी के कलह को खत्म किया जाता है। त्रिपुरा बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं, तो संकेत तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गिरने के अभी से मिलने लगे हैं। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो गई है। शिवसेना पर कब्जे और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार उद्धव गुट शिंदे गुट पर हमलावर है। वहीं आज ठाकरे गुट ने बड़ा दावा कर डाला है। क्या है वो दावा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से भूचाल आने वाला है, जहां एक तरफ शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। वहीं इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत करिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। साथ ही दावा किया कि राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा स्पीकर पर भी हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष ने पार्टी सांसदों के विद्रोही समूह को मान्यता देकर संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस कार्रवाई को एक मंदिर के पुजारी की तरफ से दान पेटी को लूट और मंदिर के ट्रस्टियों की तरफ से गुंबद को काटने के समान बताया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के मंदिरों में भी ऐसी ही बातें हो रही हैं और संजय राउत ही नहीं बल्कि शिवसेना सांसद आदित्य ठाकरे के एक बयान ने तो राज्य की सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी शिव संवाद यात्रा के दौरान दावा किया कि राज्य में शिंदे सरकार जल्द ही गिर जाएगी और राज्य में मध्य अवधि चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धोखा दिया जब वो अस्वस्थ थे। जब मैंने सोचा कि हमने इन लोगों के लिए जो कुछ किया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये रोने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने पार्टी के बागी नेताओं के लिए एक संदेश भी दिया। आदित्य ने कहा कि असली शिवसेना पर लड़ाई जारी है। जो लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो दरवाजा हमेशा खुला है। जहां अब तक उद्धव गुट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि शिंदे सरकार नहीं टिकेगी, वहीं शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक बयान ने भी इन दावों पर मोहर लगा दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक बीजेपी की। सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती कांग्रेस से ज्यादा उसके अपने ही खड़ी करने वाले हैं। आज भले ही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बीजेपी आलाकमान के सामने हथियार डाल दिए हों, लेकिन अगर उनके बेटे को बीजेपी नेतृत्व ने नजरअंदाज किया तो येदियुरप्पा राज्य में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कर्नाटक की सियासत में बीएस येदियुरप्पा का जो रुतबा है उसे बीजेपी नकार नहीं सकती है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि येदियुरप्पा की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है, इसलिए बीजेपी ने येदियुरप्पा को मनाना शुरू कर दिया है। आज येदियुरप्पा अपने उस बयान से पीछे हट गए जिसमें उन्होंने अपने बेटे को शिकारीपुरा से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे और बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष BY विजेंद्र कहीं से भी चुनाव जीतने की क्षमता है, लेकिन आखिरी फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है। शिवमोगा के शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से 8 बार विधायक रहे येदियुरप्पा ने इससे पहले कहा था कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को अपने बेटे को मैदान में उतारने का सुझाव देंगे। उन्होंने कहा था कि उन पर वहां से चुनाव लड़ने का बहुत दबाव है, लेकिन मैं सीट खाली कर रहा हूं और चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए विजेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा के इस बयान को बीजेपी से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। इससे पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया से येदियुरप्पा की नजदीकियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी। उसके बाद से ही बीजेपी येदियुरप्पा को मनाने में जुट गई थी। दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से खफा हैं। वो चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया, जबकि येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे BY विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब बीजेपी नेतृत्व ने विजेंद्र को 2023 के चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। येदियुरप्पा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तब बीजेपी 40 सीट पर सिमट गई थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।